हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो पार्ट सेकंड बन रहा है आपकी मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग का, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर मूड डिसऑर्डर यूनिट 7 ऑलरेडी इसमें हमने एक पार्ट अपलोड किया है। आज इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड जो यूनिट 7 है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मूड डिसऑर्डर्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो सिम्टम्स ऑफ मैनिक स्टेटस। उसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स। थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे इटियोलॉजी। उसके बाद फोर्थ जो हम पढ़ेंगे दैट इज ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। आज का जो इस वीडियो में हमारे जो 4 टॉपिक्स रहने वाले हैं दैट इज सिम्टम्स ऑफ मैनिक स्टेटस। उसके बाद टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ेंगे, देन इटियोलॉजी और लास्ट में ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। उसके बाद जो हमारा इससे आगे आता है इसके लिए दैट इज नर्सिंग डायग्नोसिस मैनेजमेंट, वो अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सिम्टम्स ऑफ मैनिक स्टेटस है। इसको पहले हम डिस्कस करेंगे। स्टेटस ऑफ मैनिक स्टेटस होता क्या है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो चलो, अब ये जो सिम्टम्स ऑफ मैनिक स्टेटस है, मैंने आपको पहले ही बोला इसमें 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट वन दैट इज स्टेज फर्स्ट, जिसको हम बताते हैं हाइपोमेनिया। और उसके बाद स्टेज सेकंड that is called acute mania। उसके बाद स्टेज थर्ड that is called delirious mania। delirious mania। तो ये जो 3 स्टेजेस है, हाइपोमेनिया, एक्यूट मेनिया एंड डिलीरियस मीनिया, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक करके इन टर्म्स ऑफ। इनको हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ, 3 टर्म्स में हम इनको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज मूड, पेशेंट का मूड क्या होगा उस टाइम पे, उसके बारे में। सेकंड that is a cognition and perception। और थर्ड that is a motor activity and behavior। यहाँ तक मैंने क्या बोला, सिम्टम्स ऑफ मैनिक स्टेटस 3 स्टेजेस में है। एक हाइपोमेनिया, सेकंड दैट इज एक्यूट मेनिया, थर्ड दैट इज अ डिलीरियस मीनिया। तो इनको हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ, 3 टर्म्स में हम इनको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन पेशेंट का मूड, एक एक स्टेज में मूड क्या होगा, कॉग्निशन है, परसेप्शन क्या होगी पेशेंट की, और थर्ड वन मोटर एक्टिविटी और बिहेवियर क्या होगा। चलो आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम उठाएंगे हाइपोमेनिया।
हाइपोमेनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो अब हम बात करेंगे स्टेज फर्स्ट की, दैट इज अ हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया में मैंने आपको बताया पहले कि हम इनको 3 तरीके से हम इनको डिफाइन करेंगे। एक तो मूड के बारे में, सेकंड वन कॉग्निशन एंड परसेप्शन, एंड जो थर्ड वन है मोटर एक्टिविटी एंड बिहेवियर, वो हम अगले वाले इस बोर्ड के बाद हम डिस्कस करेंगे वो। तो चलो बात करते हैं मूड की। मूड जो होगा, पहले कंडीशन जो है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया वो कंडीशन होती है, इसमें सिम्टम्स या वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो मेनिया में प्रेजेंट होते हैं, बट किस फॉर्म में होंगे? सीवियर या मिल्ड फॉर्म। मिल्ड फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। और इन पेशेंटों को, जो हाइपोमेनिया पेशेंट होते हैं, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे एक्यूट मेनिया में, उसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। इसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो मूड की बात करेंगे, मूड में क्या होता है पेशेंट का? मूड एक तो पेशेंट का चेयरफुल होगा, हाँ, इरिटेबल भी होगा मूड। उसके बाद पेशेंट का जो मूड है वो एक्सपेंसिव होगा। अब है कॉग्निशन एंड परसेप्शन। अगर बात करेंगे कॉग्निशन एंड परसेप्शन की, परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। अब जो ये चीजें परसीव करेगा सेल्फ और एनवायरनमेंट में, वो इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस। और या मैं बताऊंगा हाई होगी, वेरी हाई। क्या मैंने बताया? कॉग्निशन है परसेप्शन की, इसकी जो परसेप्शन ऑफ सेल्फ और एनवायरनमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, यानी कि सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई होगी। उसके बाद सेल्फ एवेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। यहाँ तक मैंने क्या क्या बताया? जो पेशेंट का मूड होगा, एक तो चेयरफुल होगा, इरिटेबल होगा और एक्सपेंसिव होगा। उसके बाद कॉग्निशन एंड परसेप्शन की अगर बात करेंगे, परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड एनवायरनमेंट इंक्रीज होगी, और सेल्फ एस्टीम भी हाई होगा, सेल्फ एवेबिलिटी भी हाई होगी, और सेल्फ वर्थ भी हाई होगा, सेल्फ वर्थ भी हाई होगा। उसके बाद इसी में अगर कॉग्निशन एंड परसेप्शन की बात करेंगे, कॉग्निशन एंड परसेप्शन में होता क्या है? जो भी कॉग्निशन एंड परसेप्शन में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड, इसको मुझे इरेज करने दो। यहाँ पे ये जो पेशेंट होता है जिसको ये वाली कंडीशन होगी हाइपोमेनिया, वो एनवायरनमेंट स्टिमुलस से इजीली डिस्ट्रक्टेबल होगा, एनवायरनमेंट स्टिमुलस से इजीली डिस्ट्रक्टेबल होगा, और जो भी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होगी वो इसमें डिक्रीज होगी। यहाँ तक हमने डिस्कस किया मूड के बारे में, कॉग्निशन एंड परसेप्शन के बारे में। कॉग्निशन एंड परसेप्शन में मैंने बताया जो सेल्फ और एनवायरनमेंट परसेप्शन होगी वो इसमें बहुत ज़्यादा हाई होगी, सेल्फ वर्थी होगा, सेल्फ एवेबिलिटी इंक्रीज होगी, और उसके बाद एनवायरनमेंट स्टिमुलस से ये बंदा जो है, ये पेशेंट जो है जिसमें ये कंडीशन पाई होगी, जिसपे हाइपोमेनिया होगा, वो इजीली डिस्ट्रक्टेबल होगा, और जो भी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ है उसमें वो कम हो जाएगा, इसमें जो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ वो इसमें कम हो जाएगी। अब है उसके बाद मोटर एक्टिविटी एंड बिहेवियर। अब मोटर एक्टिविटी और बिहेवियर के बारे में बात करेंगे।
तो चलो अब जो हमारा थर्ड पार्ट है इसका, दैट इज साइकोमोटर एक्टिविटी और बिहेवियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जो साइकोमोटर एक्टिविटी और बिहेवियर में पहली बात अगर बताएंगे, इसमें पहली जो कंडीशन होगी इंक्रीज्ड एक्टिविटी होगी। जो भी पेशेंट होगा उसकी जो एक्टिविटीज़ होगी वो इंक्रीज होगी, और उसके बाद जो भी क्लोज रिलेशनशिप्स होगी, क्लोज रिलेशनशिप्स प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी। जो क्लोज रिलेशनशिप्स होगी वो एब्सेंट होगी, यानी कि मैं बता सकता हूँ लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप्स, लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप्स। उसके बाद ये जो बंदा होगा वो इंक्रीज, मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहेगा, एंगेज इन माल एडाप्टिव बिहेवियर। माल एडाप्टिव बिहेवियर में ज़्यादा एंगेज रहेगा। एक तो इंक्रीज एक्टिविटी होगी, क्लोज लैक ऑफ रिलेशनशिप्स होगी, और उसके बाद एंगेज रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा ये माल एडाप्टिव बिहेवियर में। और थर्ड वन एक्सट्रीमली सोशल लॉ करेगा, ये एक्सट्रीमली सोशल लॉ एंड कॉल्स लाउड, कॉल्स लाउड। लास्ट में एक तो सोशल लॉ में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसेगा, और एंड कॉल्स लाउडली, और बहुत ज़ोर से चलाएगा। ये था साइकोमोटर एक्टिविटी और बिहेवियर। जिस पेशेंट में हाइपोमेनिया कंडीशन होगी उसमें एक तो इंक्रीज एक्टिविटी होगी, क्लोज लैक ऑफ रिलेशनशिप्स यानी कि एब्सेंट होगी रिलेशनशिप्स, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज होगा वो माल एडाप्टिव बिहेवियर में। फोर्थ वन दैट इज़ एक्सट्रीमली सोशल लॉ करेगा, और कॉल्स लाउडली यानी कि ज़ोर ज़ोर से चलाएगा। अब हम स्टेज सेकंड यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया में भी सेम हम 3 टर्म में इसको डिफाइन करेंगे, मूड, कॉग्निशन एंड परसेप्शन, मोटर एक्टिविटी एंड बिहेवियर। अब जो इसमें पेशेंट का जो मूड होगा, यूफोरिया प्रेजेंट होगा, मूड एक्सपेंसिव होंगे, और मूड आराम से इरिटेबल होगा, यानी भी कोई भी चीज़ उसको ऐसे मतलब हम वो कोई चीज़ बताएगा, कोई अगर उसको फॉलो नहीं करेगा तो वो एकदम से इरिटेबल हो जाएगा, और एंगर इजीली, और गुस्सा भी उसको क्या एकदम से चढ़ेगा। अगर मतलब कोई ऐसी चीज़ वो बताता है जो हम फॉलो नहीं करते हैं, या मतलब कोई हम उसको चीज़ जो उसको पसंद नहीं आएगा, वो एकदम से गुस्सा वहाँ से करेगा। उसके बाद कॉग्निशन एंड परसेप्शन। कॉग्निशन एंड परसेप्शन में क्या, एक तो एसोसिएटिव स्पीच होगी, दिमाग में उसको ख्याल ही ख्याल आएंगे, रैपिड फ्लो ऑफ आइडियाज़ आएंगे। उसके बाद डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, देन हेलुसिनेशंस मे बी प्रेजेंट, उसमें हेलुसिनेशन मे बी प्रेजेंट, यानी कि हेलुसिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि हेलुसिनेशन होता क्या है। वो कंडीशन जिसमें बंदा अपने मूड से दूसरे मूड में चला जाता है, कि जैसे कोई नशा वशा करता है, उसके बाद उसको लगता है कि उसको अंदर दिमाग में और कुछ ख्यालात आते हैं, कि उसको लगता अगर वो होगा जम्मू में, उसको लगेगा कि मैं अभी सऊदी अरब में, मैं अभी दुबई में घूम रहा हूँ। तो उसके बाद एक्टिविटी एंड बिहेवियर। अब जो एक्टिविटी और बिहेवियर की बात करेंगे, यानी कि साइकोमोटर एक्टिविटीज़, पहली चीज़ उसमें साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज होगी, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज होगी। उसके बाद वो पर्पोजलेस मूवमेंट शो करेगा, यानी कि ना उनका कोई पर्पोज होगा, बिना पर्पोज के वो मूवमेंट शो करेगा, कभी हाथ को ऐसे उठाएगा, कभी टांग ऐसे उठाएगी। और उसके बाद जितने भी जो मैंने इससे पहले मैनिया में भी कंडीशन पढ़ाई थी, लैक ऑफ
हाइपोमेनिया में जो मैंने कंडीशन पढ़ाई थी, लैक ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, यानी कि जितनी भी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ होगी वो उसमें कम होगी, यानी कि मतलब वो कोशिश करेगा लेकिन उसमें मतलब उतनी हिम्मत नहीं होगी कि मतलब वो उसको अचीव करे, लैक ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। उसके बाद माल बिहेवियर एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज होगी और सेक्सुअल एक्टिविटी भी उसमें इंक्रीज होगी। तो ये था एक्यूट मेनिया के बारे में, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया मूड क्या होगा, यूफोरिया, एक्सपेंसिव, इरिटेबल, एंगर, इजीली। उसके बाद कॉग्निशन है, परसेप्शन, जिसमें मैंने पढ़ा एसिलेटेड स्पीच, रैपिड फ्लो ऑफ आइडियाज, डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, हालुसिनेशन में भी प्रेजेंट है। देन लास्ट एक्टिविटी एंड बिहेवियर, जिसमें इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज होंगे, पर्पोजस मूवमेंट शो करेगा, लैक ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज होंगी, माल अडाप्टिव बिहेवियर इंक्रीज होंगे उसमें, और सेक्सुअल एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। चलो अब है हमारे पास स्टेज थर्ड जो कि मैंने आपको बोला डेल्यूरेसमीनिया। डेल्यूरेसमीनिया में ये एक ग्रे फॉर्म ऑफ मेनिया है, ग्रे फॉर्म यानी कि एक बैड फॉर्म मेनिया है, एंड पेशेंट एक्सपीरियंसेस फ्यूचर्स ऑफ डेल्यूरियम। अगर बात करेंगे डेल्यूरियम की, डेल्यूरियम होता क्या है, डेल्यूरियम एक ऑर्गेनिक, ये जो डेल्यूरियम है ये एक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसको हम आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेल्यूरियम के बारे में। तो अब इसको भी तीन टर्म्स से, तीन तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे स्टेज थर्ड को, डेल्यूरेसमीनिया को। फर्स्ट वन दैट इज मूड। मूड इसमें क्या होगा, मूड इसमें पहले लेबल होगा। लेबल का मतलब जिसमें मूड एकदम से चेंज हो जाएगा। उसके बाद मूड डिसअपियर, कभी मतलब मूड प्रेजेंट होगा कोई काम करने के लिए और उसी के साथ साथ डिसअपियर होगा वो मूड, मतलब उस काम को उधर ही छोड़ेगा। और उसके बाद पैनिक लेवल एंजाइटी भी प्रेजेंट होगी इसमें। उसके बाद सेकेंड वन दैट इज अ कॉग्निशन परसेप्शन, यानी कि क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि एक्टिविटी जो होगी इसमें वो भी कम होगी इसमें। और उसके बाद कंफ्यूजन भी प्रेजेंट होगा, डिसओरिएंटेशन, मेमोरी इंपेयरमेंट होगी इसमें, ग्रेडियोसिटी प्रेजेंट होगी, हेलुसिनेशन प्रेजेंट होंगे। ये किसमें, कॉग्निशन और परसेप्शन में होते हैं। और उसके बाद एक्टिविटी एंड बिहेवियर, अगर बात करेंगे एक्टिविटी और बिहेवियर की, इसमें पहले जो होता है दैट इज अ फ्रेजनेट, यानी कि पेशेंट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कभी कभी। उसके बाद पेशेंट रेस्टलेस होता है। देन पर्पोजलेस एक्टिविटीज़, यानी कि विदाउट पर्पोज एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करेगा। देन रिस्क ऑफ हार्म भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, यानी कि नुकसान पहुंचाने का काम भी ये उस टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होता है, ये उस टाइम पे नुकसान भी पहुंचा सकता है। इवन डेथ कैन आकर, इवन समटाइम्स डेथ कैन आकर, कभी कभी क्या होता है पेशेंट जो है वो मर भी सकता है। तो ये थे हमारे तीन स्टेज सिम्टम्स ऑफ मैनिक स्टेटस में हमने तीन स्टेजेस पढ़ी। स्टेज फर्स्ट दैट इज ए हाइपोमेनिया, स्टेज सेकंड दैट इज ए एक्यूट मीनिया, एंड स्टेज थर्ड दैट इज ए डेल्यूरेसमीनिया। एक तीन तरीके से हमने इनको डिफाइन किया, पहला मूड, सेकंड कॉग्निशन परसेप्शन, एंड थर्ड वन साइकोमोटर एक्टिविटी और बिहेवियर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। अब जो टाइप्स है बाइपोलर, 5 टाइप के बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज अ बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर एंड बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर, ये हमारा सेकंड है। थर्ड वन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज साइक्लोथाइमिया, एंड फोर्थ दैट इज अ सबस्टेंस या मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर, एंड फिफ्थ वन दैट इज अ बाइपोलर डिसऑर्डर ड्यू टू एनी अदर मेडिकल कंडीशंस, किसी भी दूसरी मेडिकल कंडीशन से जो बाइपोलर डिसऑर्डर अराइज होगा तो वो भी हम फिफ्थ वाला डिफाइन कर लेंगे।
तो चलो एक एक करके डिफाइन करते हैं, इनको समझते हैं क्या होता है बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर, बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर, साइक्लोथाइमिया या मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, या किसी और मेडिकल कंडीशन से जो बाइपोलर डिसऑर्डर वो होता क्या है, इनके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर, बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर है, इसमें पेशेंट एक्सपीरियंस कर चुका है, या मतलब वो एक्सपीरियंस उसने की होगी एपिसोड्स ऑफ फुल मैनिया, यानी कि उसमें सिम्टम्स ऑफ मैनिया या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनिया ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होंगे। उसके बाद may have experienced episodes of डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन के एपिसोड्स भी उसमें प्रेजेंट, उसके सिम्टम्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रेशन भी उसमें प्रेजेंट होंगे, किसमें, बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में। उसके बाद अगर डायग्नोस की बात करेंगे, इसमें सिंगल एपिसोड्स भी प्रेजेंट होंगे और रिकरेंट या मिक्स्ड एपिसोड्स भी प्रेजेंट होंगे, किसके, डिप्रेशन या डिप्रेशन। ये था किसके बारे में, बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर। बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में मैंने क्या बताया, पेशेंट एक्सपीरियंस एपिसोड्स ऑफ फुल मैनिया, यानी कि सिम्टम्स ऑफ मैनिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनिया प्रेजेंट होंगे, और पेशेंट में हैव एक्सपीरियंस एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन। और उसके बाद डायग्नोस की अगर बात करेंगे, सिंगल एपिसोड्स भी होंगे और रिकरेंट यानी कि मिक्सड एपिसोड्स भी होंगे, और डिप्रेशन भी होगा। चलो आगे बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर की। अब जो बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर कौन कौन सी कंडीशंस होंगी इसमें, पर्सन जो है उसमें रिकरेंट बाउट ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड्स आएंगे, यानी कि उसने एक्सपीरियंस की होगी रिकरेंट बाउट ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड्स उसमें कभी प्रेजेंट होंगे, और ऐसे ही एपिसोड्स ऑफ हाइपोमीनिया भी इसमें प्रेजेंट होगा। और पेशेंट हैज नेवर एक्सपीरियंस्ड सिम्टम्स ऑफ मैनिया, जैसे हमने इससे पहले बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में हमने आपको पढ़ाया, जो पेशेंट है उसने सिम्टम्स ऑफ मैनिया एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन इसमें पेशेंट हैज नेवर एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ मैनिया। उसके बाद जो ये सिम्टम्स ऑफ हाइपोमेनिया है वो ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं। अगर मिडिल अगर मतलब सीवियर नहीं होंगे, तो मतलब अगर वो कभी कभार मिल्ड फॉर्म में होते हैं, उस टाइम पे पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही लिखा है यहाँ पे, नॉट रिक्वायर्ड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद कोई भी इम्पेयरमेंट, यानी कि जो सोशल या ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग होगी उस बंदे की, उस पर्सन की जो सोशल या जो भी एक्टिविटी, सोशल मतलब एक्टिविटी होगी या ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग एक्टिविटी होगी, उस पर उसको कोई इम्पेयरमेंट नहीं पड़ता, यानी उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये था बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर। बाइपोलर फर्स्ट में जो हमने पढ़ा उसमें मतलब जो डिप्रेसिव एपिसोड्स वो भी पेशेंट में होंगे, या हाइपोमेनिया मैनिया प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें एक तो रिकरेंट बाउट ऑफ डिप्रेसिव, यानी कि रिकरेंट बाउट कभी कभी मतलब वो डिप्रेसिव एपिसोड्स भी आए होंगे, या एपिसोड्स ऑफ हाइपोमेनिया प्रेजेंट होते हैं, और जो सिम्टम्स ऑफ हाइपोमेनिया वो ज़्यादा सीवियर नहीं होते। अगर मिल्ड फॉर्म में हुए तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और मतलब इसमें सिम्टम्स ऑफ मैनिया प्रेजेंट नहीं होते, और बाइपोलर फर्स्ट में सिम्टम्स ऑफ मैनिया प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो भी मतलब सोशल एक्टिविटी मतलब जो भी फंक्शनिंग होगी उस पर कोई इस पर्सन को असर नहीं पड़ता है, इससे बाइपोलर सेकंड डिसऑर्डर से। तो अब हम थर्ड वन स्टार्ट करने के। अब जो हमारा थर्ड टाइप है बाइपोलर डिसऑर्डर का, दैट इज अ साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर ये वो डिसऑर्डर है जो कम से कम फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स से होगा पर्सन में। उसके बाद पेशेंट एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, इसमें मूड स्विंग्स प्रेजेंट होंगे, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम हाई टू लो। उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं, लेकिन इतने तो वो होते हैं कि मतलब वो क्राइटेरिया फुल कर सकते हैं मैनिया और डिप्रेशन के, यानी कि मतलब इतने सिम्टम्स तो होते हैं जो किसके क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, मैनिया और डिप्रेशन के। उसके बाद थर्ड, इस टाइम पे जो पेशेंट है
वो विदाउट सिम्टम्स तो नहीं होना चाहिए एट लीस्ट फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स, एट लीस्ट फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। तो यही था साइक्लोथैमिया डिसऑर्डर के बारे में। साइक्लोथैमिया डिसऑर्डर के बारे में मैंने क्या बताया, एक तो ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है जो लास्ट 2 सालों से होता है। उसके बाद जो पेशेंट होता है उसमें मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि हाई टू लो, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा सीवियर नहीं होते। लेकिन इतना चीज़ है, वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इतने एनफ तो होते हैं उसमें सिम्टम्स प्रेजेंट है कि वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं मैनिया और डिप्रेशन के। और उसके बाद जो ये पेशेंट है इस टाइम पे कम से कम मतलब विदाउट सिम्टम्स तो वो 2 महीनों से नहीं हो गया, वही लिखा है पेशेंट वाज नेवर विदाउट सिम्टम्स एट लीस्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ। चलो अब हम थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे। तो अब है हमारे पास फोर्थ टाइप बाइपोलर डिसऑर्डर का, जो क्या है सबस्टेंस मेडिकेशन इंड्यूसर बाइपोलर या रिलेटेड डिसऑर्डर। ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये किस चीज़ से आ जाता है, ये किस चीज़ से बंदे में आ जाता है, पेशेंट में आ जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर आकरिंग बिकॉज ऑफ डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि कोई भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट किस चीज़ का, किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी सबस्टेंस का, ड्रग ऑफ एब्यूज या किसी भी मेडिकेशन का, जब इसका डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी में पड़ जाता है उससे क्या ये जो बाइपोलर है वो अराइज होता है, ये बाइपोलर हमारी बॉडी में आ जाता है। अब जो ये सबस्टेंसेस है, सबस्टेंस फॉर एग्जांपल इंटॉक्सिकेशन, यानी कि इसमें अल्कोहल भी हो सकता है, ओपिड्स भी हो सकता है, कोकीन भी हो सकता है, चरस भी हो सकता है, गांजा भी हो सकता है। ये सबस्टेंसेस इस चीज़ से बाइपोलर डिसऑर्डर आ सकता है बंदे में। और मेडिकेशन की अगर बात करेंगे जैसे कि एनेक्सोलाइटिक्स मेडिकेशन, क्या बताया मैंने फोर्थ टाइप में सबस्टेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर जो होता है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर कैसे आ जाता है, किसी भी सबस्टेंस का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जब हमारी बॉडी पे पड़ जाता है, वो कोई सबस्टेंस यानी कि ड्रग एब्यूज या कोई मेडिकेशन। सबस्टेंस में मैंने आपको बताया अल्कोहल, चरस, गांजा, ओपिड्स, और मेडिकेशन में एनाक्सोलाइटिक्स। अब हम फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे इसका, दैट इज बाइपोलर। अब जो हमारे पास लास्ट टाइप है बाइपोलर डिसऑर्डर का, दैट इज अ बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर किसी भी मेडिकल कंडीशन से, किसी भी मेडिकल यानी कि ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। अब जो बाइपोलर डिसऑर्डर या मूड अल्टरेशन हो जाती है, ये कोई भी फिजिकल कंडीशन से हो सकता है, किसी भी फिजिकल कंडीशन की वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद एनी टर्मिनल इलनेस, अगर कोई टर्मिनल इलनेस होगी उस वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 5 हो सकता है। उसके बाद कोई न्यूरो एंडोक्राइनिक कंडीशन अगर हमारी बॉडी में होगी तो उस चीज़ से भी क्या होता है बाइपोलर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। तो ये थे हमारे 5 टाइप जिसके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी के बारे में। तो अब हम इटियोलॉजी की बात करेंगे। अगर आपको पता ही होगा इटियोलॉजी यानी कि काज ऑफ डिजीज यानी कि काज ऑफ डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है। पहले बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि या बायोलॉजिकल थ्योरी आपके बुक पे दी है, बायोलॉजिकल थ्योरी या बायोलॉजिकल फैक्टर। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर, देन लास्ट वन थर्ड दैट इज अ ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एडाप्टेशन। एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले ये जो बायोलॉजिकल थ्योरी या बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, इसमें 3 चीज़ें आते हैं। एक है जेनेटिक्स, दूसरी फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस एंड थर्ड वन बायोकेमिकल इन्फ्लुएंस। अगर बात करेंगे जेनेटिक्स की बायोलॉजिकल फैक्टर्स में, पहले जेनेटिक्स जो आता है इसकी एटियोलॉजी यानी कि क्या क्या काज हो सकते हैं, कौन सा चीज़ ऐसे जो ये डिजीज काज कर रहा है, जेनेटिक्स। अगर मोनोजाइगोटिक यानी कि जो अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होंगे, उनमें 60 to 80% चांसेस होते हैं, हायर रिस्क होते हैं किसके
मूड यानी कि जो ये डिसऑर्डर्स है बाइपोलर डिसऑर्डर्स है। और सेकेंड वन ऑफ सिमरिंग ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स। अब जो अफेक्टेड पेरेंट्स होंगे ऑलरेडी जिनके पास ये कंडीशन प्रेजेंट होगी, जिनको ये सिम्टम्स होंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के, ऑलरेडी उसको उनको डायग्नोज ये डिजीज हुई होगी, उनके जो बच्चे होंगे उनको भी बहुत चांसेस है कि उन बच्चों में भी ये कंडीशन बाइपोलर प्रेजेंट होगी, बाइपोलर डिसऑर्डर उनमें भी प्रेजेंट होंगे। देन क्लोज रिलेटिव्स, आपस में जो खून का रिश्ता है, क्लोज रिलेटिव्स अगर होंगे उनमें भी बाइपोलर डिसऑर्डर प्रेजेंट हो सकता है। अब हम सेकंड फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंजा कैसे इफेक्ट करती है, तो चलो अब हम देखते हैं बायोकेमिकल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। अब जो बायोकेमिकल इन्फ्लुएंजा हो, जैसे कि जो न्यूरोट्रांसमीटर, इनका काम यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर एपिनेफ्रिन है, डोपामिन है, सीरोटोनिन है, यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर एफ्रिन है इनका इसकी जो लेवल है वो इंक्रीज होती है, ऐसे ही डोपामिन की लेवल इंक्रीज होती है और सीरोटोनिन की लेवल इंक्रीज होती है। बायोकेमिकल इन्फ्लुएंजा। उसके बाद फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंजा। फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज होती है हमारी ब्रेन में, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज होती है ब्रेन में। जो पेशेंट जिसके पास मूड डिसऑर्डर्स, यानी कि मैं बताऊंगा बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको होगा, इसमें क्या क्या हो सकता है, बेसल गैंग्लियन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, इनमें अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी ब्रेन में तो उस पेशेंट, वो जो पेशेंट होगा वो प्रोन टू पोलर बाइपोलर डिसऑर्डर होगा। उसके बाद या मेडिकेशन साइड इफेक्ट, अगर मेडिकेशन की साइड इफेक्ट उससे डिसऑर्डर लाइक सिस्टेमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटस हो सकता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है SLE, सिस्टेमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटस। तो सेकंड पे अब चलते हैं जो कि है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, सॉरी दोनों मैंने सेम लिखे हैं, साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल। ये कहा गया है एज पर रिसर्च, लीकेज होती है यानी कि बॉन्ड होता है किस किस के दरमियान, अगर बच्चे को बचपन में कोई भी ट्रॉमेटिक एपिसोड होगा उसकी लिंक होती है बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ। मतलब अगर बच्चे को बचपन में कोई भी ट्रॉमेटिक, यानी कि फॉर एग्जांपल उसकी मदर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, या कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ जो उसको बचपन में सहना पड़ा, उस वजह से भी वो बच्चा क्या होगा, प्रोन टू द बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर। उसके बाद है ट्रायंशियल मॉडल, थर्ड वन। ये कहा गया है जितने भी हमने यहाँ तक जितने भी, चाहे बायोलॉजिकल फैक्टर हो चाहे फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो, बायोलॉजिकल में जो हमने पढ़ी चाहे जेनेटिक्स हो, बायोकेमिकल हो, फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंजा हो, जितने भी फैक्टर्स है इन सब का इफेक्ट, या मेडिकेशन हो, इन सब का इफेक्ट क्या काज करता है, बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर, बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब है आज के इस पार्ट सेकंड का लास्ट टॉपिक जो हम इसमें आज पढ़ेंगे, हेडिंग डाल के रखेंगे, और जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा पार्ट 3 उसमें वो हम आराम से डिफाइन करेंगे एक एक करके। चलो एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो अब है हमारे पास लास्ट टॉपिक इस पार्ट सेकंड का, पार्ट सेकंड वीडियो का, जो मूड डिसऑर्डर यूनिट है, दैट इज द ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में हम थेरेपीज देते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं, ग्रुप थेरेपी देते हैं, फैमिली थेरेपी देते हैं, ECT इलेक्ट्रोकन्वल्शन थेरेपी, और उसके बाद साइकोफार्माकोलॉजी। यहाँ तक
आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। जहाँ पे आपको समझ नहीं आया, हमारी टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी, आप वहाँ पे हमें डाउट पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ये जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़, ये जो थेरेपीज़ है, जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम ये एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल थेरेपी होती क्या है, ग्रुप थेरेपी होती क्या है, फैमिली थेरेपी होती क्या है, ACT होती क्या है, कैसे देते हैं, वो हम वीडियो नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक बार मैं आपको लास्ट में बोल रहा हूँ, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा सिम्टम्स ऑफ मैनिक स्टेटस, उसके बाद टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। स्टेज में 3 सिम्टम्स में 3 स्टेजेस पढ़ी। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ बाइपोलर, 5 टाइप्स के बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़े। देन उसके बाद इटियोलॉजी पढ़ी। इटियोलॉजी में अपना अपना टाइप पढ़ा, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर या बायोलॉजिकल थ्योरी, फिजियोलॉजिकल थ्योरी और ट्रेडिशनल और उसकी ट्रेडिशनल मॉडल पढ़ा। उसके बाद लास्ट वन दैट इज़ द ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़, जिसमें मैंने अभी हेडिंग डाली है कौन कौन सी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हम देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आराम से एक एक करके अच्छे से आपको समझाएंगे। चलो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।